Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is new series of English Literature 2020 English series with practice set 1. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this new series. Question number 1. The narrator in the private papers of Henry Rycroft announces, I am no friend of the people as a force by which the tenor of the time is conditioned. They inspire me with distrust, with fear, as a visible multitude. They make me shrink aloof and after move to abhorrence. Who is the author of this novel? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द नरेटर इन द प्राइवेट पेपर ऑफ हेनरी रायक्रॉफ्ट. इट इज अ नॉवेल. द प्राइवेट पेपर्स ऑफ हेनरी रायक्रॉफ्ट जो है एक नॉवेल है जिसमें नरेटर अपने बारे में ये सारी स्टेटमेंट देता है. तो पूछा जा रहा है कि इस वर्क के ऑथर कौन है. द प्राइवेट पेपर्स ऑफ हेनरी रायक्रॉफ्ट इज अ नॉवेल. और इस नॉवेल के लेखक कौन है? तो जॉर्ज गिसिंग है. याद रखेंगे कौन है? जॉर्ज गिसिंग, द राइटर ऑफ द प्राइवेट पेपर्स एंड हेनरी रायक्रॉफ्ट, जिसमें नरेटर कहता अपने आप के लिए कि आई एम नो फ्रेंड ऑफ द पीपल एज ए फोर्स by which the tenor of the time is conditioned. They inspired me with distrust, with fear. तो ये सारी बातें नरेटर इस नॉवेल में बोलता है, द प्राइवेट पेपर्स ऑफ हेनरी रायक्रॉफ्ट, और ये नॉवेल है जॉर्ज गिसिंग का. लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन. Sherlock Holmes was introduced to the reading public in 1887 by Sir Arthur Conan Doyle, A Study in Scarlet. तो आर्थर कोनन डॉयल के जो बहुत ही फेमस सी वर्क है शेरलॉक होम्स कैरेक्टर है इसमें, और इस कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे इनके वर्क्स हैं. तो इन्होंने 1887 में ये वर्क पब्लिश कराया, अ स्टडी इन स्कारलेट, जिसमें पहली बार शेरलॉक होम्स को इंट्रोड्यूस किया गया. किसके द्वारा? सर आर्थर कोनन डॉयल के द्वारा. तो याद रखेंगे अ स्टडी इन स्कारलेट किसका वर्क है? सर आर्थर कोनन डॉयल का वर्क है, जिसमें सबसे पहले शेरलॉक होम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है 1887. तो यही क्वेश्चन है कि शेरलॉक होम्स को सबसे पहले किस वर्क में इंट्रोड्यूस किया है सर आर्थर कोनन डॉयल ने 1887 में? तो दैट इज अ स्टडी इन स्कारलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रैकुला, अ मास्टरपीस ऑफ हॉरिफिकेशन, इज रिटेन बाय बैरम स्टोकर. ड्रैकुला जो कि एक मास्टरपीस वर्क है, किसका है? बैरम स्टोकर का. Question number 4. R.L. Stevenson's Kidnapped and its sequel Catriona are set in 18th century Scotland. R.L. Stevenson का ये जो R.L. Stevenson इनका वर्क है किडनैप्ड, और इसी का सिक्वल वर्क है कैट्रियोना. तो इन दोनों वर्क की जो सेटिंग होती है 18th सेंचुरी में होती है, और किस कंट्री में सेटिंग होती है? स्कॉटलैंड में. तो 18th सेंचुरी के स्कॉटलैंड में आर.एल. स्टीवेंसन के किडनैप्ड और कैट्रियोना जो वर्क है उनकी सेटिंग होती है. याद रखेंगे कैट्रियोना जो है किडनैप्ड वर्क का सिक्वल है, और ये वर्क दोनों किसके हैं? आर.एल. स्टीवेंसन के. क्वेश्चन नंबर 5. द ऑथर ऑफ किम 1901 was born in Bombay, and his most of writings presented a kaleidoscopic view of India. Name the author. Rudyard Kipling. So it has been questioned here that कि the author of Kim 1901 का ये वर्क है, the author of Kim, इसके ऑथर का जन्म बॉम्बे में होता है. तो वो ऑथर कौन है? दैट इज रूडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने इंडियाज के जो कैलिडोस्कोपिक व्यू है उसको अपनी राइटिंग्स में प्रेजेंट किया है, अपने ज्यादातर राइटिंग्स में. तो इस क्वेश्चन से कई सारे फैक्ट्स पता चलता है. तो ऑथर ऑफ किम जो वर्क है इसके राइटर है रूडयार्ड किपलिंग, और ये पब्लिश्ड होता है 1901 में. इनका जन्म बॉम्बे में होता है. इन्होंने इंडिया के कैलिडोस्कोप जो व्यू है उसको प्रेजेंट किया अपनी ज्यादातर राइटिंग्स में. क्वेश्चन नंबर 6. द पोलिश सीफारर who often wrote stories and in many of his works presented colonialism as both brutal and brutalizing is Joseph Conrad. तो the Polish seafarer who often wrote stories, जिन्होंने अपने स्टोरीज को लिखा है और उसमें इन्होंने जो ब्रूटल कॉलोनाइजेशन है उसके बारे में ज्यादातर लिखा है. तो वो ऑथर कौन है? दैट इज जोसेफ कनराड. याद रखेंगे जोसेफ कनराड. इनका फेमस वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस.
Question number 7. The conquest of the earth, which mostly means taking it away from those who have a different complexion or slightly flatter noses than ourselves, is not a pretty thing when you look at it too much. This is an extract from Joseph Conrad's Heart of Darkness. तो देखिए जोसेफ कनराड का जो फेमस वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस है और इसमें से ये कुछ एक्सट्रैक्ट जो है लिए गए हैं। वही पूछा जा रहा है कि ये किस वर्क से लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट, तो दैट इज हार्ट ऑफ डार्कनेस। एक्सट्रैक्ट क्या एक बार देख लेते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अर्थ, which mostly means taking it away from those who have a different complexion or slightly flatter noses than ourselves, is not a pretty thing when you look at it too much। तो ये एक्सट्रैक्ट जोसेफ कनराड के हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8. One of the most influential of Oscar Wilde's play, A Tragedy, was written in French and was translated into English 1894 was Lord Alfred Douglas. Named the play Shalom. So here is question that कि one of the most influential of Oscar Wilde's play, जो ऑस्कर वाइल्ड जो विल्ड है ये प्लेज लिखा करते हैं, उसमें से एक ट्रेजेडी है इनकी और इन्होंने लिखा है फ्रेंच में और साथ में इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया 1894 में। तो याद रखेंगे ऑस्कर वाइल्ड का एक ट्रेजिक प्ले है जिसको उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है और उससे 1894 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। किसके द्वारा? लॉर्ड अल्फ्रेड डगलस के द्वारा। तो उस प्ले का नाम बताना है, तो दैट प्ले नेम इज सैलोम। याद रखेंगे क्या नेम है प्ले का? सैलोम नेम है। ऑस्कर वाइल्ड का प्ले है और फ्रेंच में लिखा गया था, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया किसने? लॉर्ड अल्फ्रेड डगलस ने 1894 में। प्ले का नाम है सैलोम। Question number 9. The contemporary of Oscar Wilde who wrote such plays as Trelawney of the Wells and the second Mrs. Tanqueray was A.W. Pinero। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑस्कर वाइल्ड के कंटेम्पररी से रिलेटेड। ऑस्कर वाइल्ड के कंटेम्पररी हैं A.W. Pinero और इनका वर्क है ट्रेलॉनी ऑफ द वेल्स एंड द सेकेंड मिसेस ट्रेकरी। तो यही पूछा है कि इन दोनों वर्क के ऑथर कौन है? तो A.W. Pinero एंड ही इज कंटेम्पररी ऑफ ऑस्कर वाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 10. The admirer of Ibsen who wrote the essay The Quintessence of Ibsenism is G.V. Shaw। तो जो एप्सिन के एडमिरर कौन है? G.V. Shaw है और जिन्होंने एक एसे लिखा है द क्विंट एसेंस ऑफ एब्सेनिज्म करके। तो ये है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, G.V. Shaw's early plays which fell victim to Lord Chamberlain's censorship include The Philanderer, Mrs. Warren's Professor। तो here is question that कि G.V. Shaw के वो अर्ली प्लेस कौन से हैं जो सेंसरशिप में आया था? किसके सेंसरशिप में? लॉर्ड चैम्बरलेन के सेंसरशिप का विक्टिम बना था। तो वो प्लेस है द फ्लेंडरर और सेकेंड वन इज मिसेस वॉरेंस प्रोफेसर। तो ये G.V. Shaw के अर्ली प्लेस है और इन पर सेंसरशिप की कैची चली थी किसके द्वारा? लॉर्ड चैम्बरलेन के द्वारा। और लॉर्ड चैम्बरलेन आपको पता है कि ये शेक्सपियर के टाइम से फेमस है जो ड्रामा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12. Who wrote a sequence of plays concerned with the ancient hero Cuchulainn beginning with On Bell's Strand in 1903? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने सीक्वेंस ऑफ प्लेज लिखे हैं जो कि एशियंट हीरो कुचुलेन पे डिपेंड है, बेस्ट है और स्टार्ट होता है ऑन बेल्स स्ट्रैंड से इन 1903 में। तो दैट इज W.B. Yeats। तो याद रखेंगे ऑन बेल्स स्ट्रैंड 1903 का वर्क है और ये विलियम बटलर यीट्स का वर्क है और ये किस तरह का वर्क है? सीक्वेंस ऑफ प्लेज का के अंतर्गत आता है ये इनका वर्क। और इस सीक्वेंस ऑफ प्लेज में इन्होंने किसको रिप्रेजेंट किया है? एशियंट हीरो कुचुलेन को रिप्रेजेंट किया है और स्टार्ट करते हैं अपने इस वर्क से ऑन बेल्स स्ट्रैंड से जो कि 1903 में पब्लिश्ड होता है। Now next question. Question number 3. Who wrote Riders to the Sea, a short poetic play which suggests the perennial failure of those who work with and on the sea?
GM जी सॉरी JM सीन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि राइडर्स टू द सी, ये वर्क किसका है? तो JM सीन्स का वर्क है। और ये किस तरह का वर्क है? ये शॉर्ट पोएटिक प्ले है जिसमें ये बताते हैं पेरेनियल फेल्योर के बारे में। जो लोग ओशन से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड काम में हैं, उनके जो फेल्योर है उसी के बारे में इस वर्क में बात की गई है राइडर्स टू द सी में। और ये एक प्रकार का शॉर्ट पोएटिक प्ले है JM सीन्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द रिमोट Mayo coastline on which the play is set serves to confine an isolated rural community, one which is disturbed by the arrival of a fugitive, a supposed parasite. Which play of JM scenes are we refer to? The playboy of the western world. यहाँ पे GM scenes से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इनका वो कौन सा प्ले है जो मायो कोस्ट लाइन में सेटिंग होती है, ठीक है, और जो सर्व करता है क्या? कॉन्फाइन एंड आइसोलेटेड रूरल कम्युनिटी। तो मायो कोस्ट लाइन में एक प्ले सेट होता है JM सीन्स का जिसमें आइसोलेटेड रूरल कम्युनिटी के बारे में बात की गई है। तो वो वर्क के द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, याद रखेंगे, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये वर्क है GM सीन्स का और इसकी सेटिंग होती है मायो कोस्ट लाइन में जो डिपिक्ट करता है आइसोलेटेड रूरल कम्युनिटी को। क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेज वर्क्स ऑफ JM Barrie. It moves from the Mayfair drawing room of Lord Loam to a desert island where the sterling qualities of Loam Butler declares themselves. Name the play. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि JM Barrie का वो कौन सा स्टेज वर्क है जो कि मेफेयर ड्राइंग रूम से, जो कि लॉर्ड लोम है उनके मेफेयर ड्राइंग रूम से मूव्स होता है कहाँ पे? डेजर्ट आइलैंड में। तो एक प्ले है, ठीक है, उस प्ले का नाम बताना है। तो उस प्ले का नाम है द एडमिरेबल क्रिंचटन। क्या नाम होगा? द एडमिरेबल क्रिंचटन। तो इस प्ले में क्या होता है कि JM Barrie का ये प्ले है, इसमें जो स्टोरी है लॉर्ड लोम का जो मेफेयर ड्राइंग रूम है वहां से डेजर्ट की तरफ स्टोरी मूव करती है JM Barrie के प्ले द एडमिरेबल क्रिंचटन में। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द वेरियस प्लेस द प्लॉट मूव्स राउंड द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस एंड रीअपीयरेंस of its title character on a Hebridean island, Mary Rose. तो क्वेश्चन पूछा गया कि वेरियस के प्लेस में वो कौन सा प्ले है जहाँ पे जो प्लॉट है, कहानी है उस प्ले की, वो मूव्स करती है किसके अराउंड? मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस और रीअपीयरेंस के अराउंड में पूरी कहानी घूमती रहती है। और उस प्ले का नाम है मैरी रोज और इसी नाम का कैरेक्टर भी है इस प्ले में। याद रखेंगे, मैरी रोज इज द टाइटल कैरेक्टर of the play. Question number 17. His own affection for France and the French tradition gave him, as the Parisian episodes in the Old Wives' Tale suggest, a usefully detached perspective on his own birthplace. Who are we talking of? Arnold Bennett. तो अर्नोल्ड बेनेट को लेकर ये सारी बातें कही गई हैं। इसमें क्या कहा गया है कि she has affection for France and French tradition, और साथ में उन्होंने पर्शियन एपिसोड्स को भी प्रेजेंट किया द ओल्ड वाइफ्स टेल में। तो यही कहा गया है, किसके बारे में ये सारी बातें कही गई है? तो अर्नोल्ड बेनेट के बारे में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 18, द sanctions dealing with Sophia Skill's Paris pension and with the two sisters sojourn at Buxton serve to ramify the idea of the hotel as a man's land of comfort, tidiness, and impersonality. Name the novel being referred to. The Old Wives' Tale. यहाँ पे जिस नॉवेल के बारे में जिक्र किया गया है वो नॉवेल है द ओल्ड वाइफ्स टेल। और द ओल्ड वाइफ्स टेल किसका नॉवेल है? अर्नोल्ड बेनेट का नॉवेल है। इस नॉवेल के बारे में क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? द sanctions dealing with Sophia Skill's Paris pension and with the two sisters sojourn at Buxton serve to ramify the idea of the hotel as a man's land of comfort,
टीडीनेस एंड इम्पर्सनैलिटी। तो ये सारी बातें जिस नॉवल के बारे में कही गई है, दैट नॉवल इज द ओल्ड वाइफ्स टेल एंड इट इज ऑफ अर्नोल्ड बेनेट। तो ये अर्नोल्ड बेनेट का नॉवल है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फिक्शनल वर्क्स ऑफ बेनेट centers on the limited ambitions and perceptions of a suburban bookseller, his wife, and his barely literate servant. राइसी मैन स्टेप्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेनेट का वो कौन सा फिक्शनल वर्क है जो कि सेंटर्ड है किस पर, लिमिटेड एम्बिशंस और परसेप्शंस पर। और ये लिमिटेड एम्बिशंस और परसेप्शंस किसके, एक सब अर्बन बुक सेलर और उसकी वाइफ का, जो कि लिटरेट सर्वेंट की तरह है। तो राइसी मैन स्टेप से, ठीक है, ये जो फिक्शनल वर्क के नॉवेल है बेनेट का राइसी मैन स्टेप से, इसमें कैरेक्टर है जो कि सब अर्बन बुक सेलर है और उसकी वाइफ के बारे में है ये स्टोरी, जिसमें उनके लिमिटेड एम्बिशंस और परसेप्शन की बात कही गई है। Now, question number 20. The protagonist, a tyrannical exile on a Pacific island, is also a post-Darwinist Frankenstein, torturing and metamorphizing animals in his house of pain, only to be destroyed as his horrid creations. Revert to their brutal types. In which novel of H.G. Wells does he appear? तो H.G. Wells की किस नॉवेल में इस तरह का प्रोटागोनिस्ट जो है अपीयर होता है? दैट इज द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरियू। तो H.G. वेल्स का नॉवेल है द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरियू, जिसमें जिसका प्रोटागोनिस्ट है वो किस तरह का प्रोटागोनिस्ट है? टिरेनिकल एग्जाइल ऑन अ पैसिफिक आइलैंड। द नॉवल द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरू का प्रोटागोनिस्ट क्या करता है? एक पैसिफिक आइलैंड में वो एग्जाइल हो जाता है और वो पोस्ट डार्विनिस्ट फ्रैंकेनस्टाइन टाइप का है, टॉर्चरिंग है, मेटामॉर्फाइजिंग एनिमल्स के रूप में है, वो अपने हाउस ऑफ पेन में। तो ये सारी बातें उस कैरेक्टर की बात कही जा रही है कि जो वो कैरेक्टर जो है वो प्रोटागोनिस्ट के रूप में है, लीडिंग कैरेक्टर के रूप में है H.G. वेल्स के नॉवेल द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरू में। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।